2, 1, 0. All engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ द अपोलो 11 मशीन पे ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप शायद हैरान रह जाएंगे कि इस अपोलो 11 मशीन को प्लान करने की असल वजह थी एक बार स्पेसिफिकली कहा जाए कि कोल्ड वार, जो कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में चल रही थी। दोनों मुल्कों के बीच में स्पेस में जाने की एक रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत यूनियन पहला मुल्क बन जाता है स्पेस में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला, जिसका नाम होता है स्पुतनिक, जिसको धरती के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अमेरिकन सरकार शॉक हो जाती है कि सोवियत यूनियन उनसे आगे कैसे निकल गया। उसके बाद साल 1958 में अमेरिका भी एक सैटेलाइट लॉन्च करती है जिसका नाम होता है एक्सप्लोरर। मगर पूरे 3 साल बाद फिर से 1961 में अमेरिकन सरकार को एक फिर से बड़ा झटका लग जाता है। सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन एक पहला आदमी बन जाता है स्पेस में जाने वाला। यहाँ पे सोवियत यूनियन ने फिर से अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद सिर्फ एक हफ्ते के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी वो खत लिखते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को कि आखिर कैसे हम सोवियत को पीछे छोड़ सकते हैं, कैसे उनको हरा सकते हैं, और पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई और स्पेस प्रोग्राम है इस पे हम जल्दी से काम करें और उसकी हमें एक ड्रामेटिक रिजल्ट मिल जाए, जैसे हम ये रेस जीत जाएं और हम आगे निकल जाएं। इसका जवाब कुछ ही महीनों के अंदर इनको मिल जाता है। इनका अगला प्रोग्राम इंसानों को चांद पर भेजने का प्रोग्राम होगा। इसके लिए अगले 5 सालों तक 7 से 9 बिलियन डॉलर्स एडिशनल फंडिंग देते हैं स्पेस प्रोग्राम को। कुछ ही महीनों के बाद इनका ऑलरेडी टेस्टिंग शुरू हो जाता है। 1963 से लेकर 1967 तक काफ़ी सारी टेस्ट की गई जो कि सब अनमैन्ड थे, मतलब कि कोई इंसान नहीं बैठा था उन रॉकेट्स में जब उनकी टेस्टिंग की जा रही थी। फरवरी 1967 में ये पहला मैन टेस्ट प्लानिंग करते हैं जिसमें एक्चुअली में एस्ट्रोनॉट्स बैठकर स्पेस में जाएंगे, जिसका नाम रखा जाता है अपोलो 1। मगर धरती पे ही हो रही टेस्टिंग के दौरान उस रॉकेट की कैबिन में आग लग जाती है और वो तीनों के तीनों जो उस एस्ट्रोनॉट्स तैयार कर रहे थे स्पेस में जाने के लिए वो मारे जाते हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद भी अमेरिका हार नहीं मानता और आगे की टेस्ट्स जारी रखता है। उसके बाद अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 मशीन किए जाते हैं। ये सारी मशीन्स अनमैन्ड थी फिर से टेस्टिंग के लिए। फिर 1968 में अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया जाता है जिसमें एक्चुअली में एस्ट्रोनॉट्स बिठाकर स्पेस में भेजे जाएंगे और ये मिशन सक्सेसफुल रहता है। 3 महीनों के बाद अपोलो 8 मशीन लॉन्च की जाती है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को फिर से बिठाकर चांद के नजदीक भेजा जाता है। फिर से 3 महीनों के बाद अपोलो 9 मशीन लॉन्च करते हैं जिसमें लूनार मॉड्यूल को टेस्ट किए जाते हैं। ये वो स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा है जो मून पे एक्चुअली में लैंड करेगा। फिर 2 महीनों के बाद 1969 में अपोलो 10 मिशन लॉन्च करते हैं। इस अपोलो 10 मशीन में हर वो चीज़ इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को प्रैक्टिस कराई जाएगी जो कि सारी अपोलो 11 मशीन में हो, एक्सेप्ट कि वो चांद पर लैंड करे। इन सारी टेस्टिंग के बाद आता है फाइनली अपोलो 11 मशीन। जिसमें एक्चुअली में 3 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाया जाता है, नील आर्मस्ट्रांग, बज़ ऑल्ड्रिन और उसके बाद आता है माइकल कोलिन। माइकल कोलिन को शायद कोई इतना नहीं जानता, मगर यहाँ पे माइकल कोलिन्स का एक्चुअली में बड़ा रोल होता है। एक्चुअली में जो मशीन जा रही थी चांद पर उसके 2 हिस्से थे, एक थे लूनार मॉड्यूल और दूसरा था CSM मॉड्यूल। लूनार मॉड्यूल में बैठे थे बज़ ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग, और जो दूसरा था CSM मॉड्यूल वो था चांद की ऑर्बिट में घूम रहा जिसमें बैठा था माइकल कोलिन्स। जहाँ पे मून लैंडिंग के बाद जब
वो एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पे जाएंगे। ये जो लूनार मॉड्यूल है इसको CSM मॉड्यूल से अटैच होना था ऊपर जाके मून के ऑर्बिट में। अभी रात 8 बजे के करीब लूनार मॉड्यूल चांद पर लैंड कर रहा था। नील आर्मस्ट्रांग कंट्रोल खुद से ले लेते हैं। वो नोटिस करते हैं कि लूनार मॉड्यूल उसी जगह पे लैंड कर रहा है जहां पर बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। फिर लैंडिंग की जगह तब्दील की जाती है और एक्चुअल लैंडिंग की जगह से 4 मील दूर एक जगह डिसाइड की जाती है जहां पे ये एक्चुअली में लैंड करेगा। फाइनली लास्ट मिनट पे नील आर्मस्ट्रांग एक रेडियो मैसेज भेजते हैं जमीन पे जो कंट्रोल मशीन थी, यानी कि ईगल सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। फिर नील आर्मस्ट्रांग अपने भारी से स्पेस सूट में बाहर निकलते हैं और चांद पर पहला कदम रखने वाले दुनिया का पहला इंसान बन जाते हैं। उसके बाद उसके पीछे ही पीछे बज़ ऑल्ड्रिन भी अपना पहला कदम चांद पर रखते हैं। इस मंजर को तकरीबन 650 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे और पूरे 2.5 घंटे तक ये पत्थरों के सैंपल्स और चांद की मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं और फोटोज निकालते हैं। और काफ़ी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी वहाँ पे वो सेटअप करते हैं। ये एक डिवाइस इंस्टॉल करते हैं जिसका लेज़र बीम धरती पे भेजे जा सकें और चांद और ज़मीन के बीच भी एक्चुअल डिस्टेंस को भी हम मालूम कर सकें। उसके साथ साथ पैसिव सीज़मोमीटर भी इंस्टॉल करते हैं जिसकी वजह से चांद पर हो रहे अर्थक्वेक्स को हम मेजर कर सके। हालांकि उसको हम अर्थक्वेक नहीं कहेंगे बल्कि मून क्वेक्स कहेंगे। टोटल में ये 30 किलो पत्थर और मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करके वापस ले जाते हैं और पीछे एक छोड़ जाते हैं अमेरिकन झंडा और एक प्लेट जिस पर लिखा हुआ था हेयर मैन फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून ऑन जुलाई 1969 एडी वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। लूनार मॉड्यूल को करीब 21 घंटे तक चांद पर रहना था जिसके बाद CSM मॉड्यूल से जाके अटैच होना था जो कि चांद के ऑर्बिट में घूम रहा था। लूनार मॉड्यूल फाइनली रीअटैच हो जाता है CSM मॉड्यूल से जिसकी मदद से तीनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट को जमीन की तरफ मोड़ लेते हैं। तो कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ के ऑर्बिट में आ जाता है और वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपना पैराशूट डिप्लॉय करते हैं और वो समंदर में लैंड कर जाते हैं। वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा है, सेफ है। उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू किया जाता है और उनको सेफली ज़मीन पे लाया जाता है। लेकिन फिर भी अपोलो 11 के बाद 1972 में अपोलो 17 लास्ट मिशन किया जाता है। लेकिन तब से लेकर आज तक 50 साल हो चुके हैं, कोई इंसान चांद पर नहीं गया। लेकिन 50 सालों के बाद नासा ने फिर से इंसानों को चांद पर भेजने का प्लान बनाया है। उनका नया आर्टेमिस प्रोग्राम अनमैन्ड रॉकेट से टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन नासा का प्लान है 2025 या 26 तक वो पहली औरत को चांद पर भेजेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात तो पक्की की जा सकती है कि इस डेकेड को ख़त्म होने से पहले हम फिर से इंसानों को चांद पर देख सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।